नमस्ते, मेरा नाम अंकुर सचदेव है। आज हम बात करने आए हैं सागर पटनेशा से। सागर पटनेशा अपनी वाइफ प्राजक्ता के साथ क्लेफ म्यूज़िक एकेडमी चलाते हैं, जहाँ पे वो कई सारे बच्चों को बेसिक से लेकर एडवांस म्यूज़िक तक की ट्रेनिंग देते हैं। आज इस इंटरव्यू में हम सागर से बात करेंगे, हम उनकी म्यूज़िकल जर्नी एक्सप्लोर करेंगे, साथ ही साथ हम उनसे उनका जो टीचिंग मेथड है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं सागर के साथ ये वाला इंटरव्यू। सागर, थैंक यू सो मच हमें अपना इतना कीमती समय देने के लिए। स्वागत है आपका हमारे इंटरव्यू में। हम अभी स्टार्ट करते हैं। Okay. मुझे सबसे पहले आपके बारे में ये जानना है कि आपने अपना म्यूज़िक का जर्नी स्टार्ट कैसे किया और आपने जो क्लेफ म्यूज़िक एकेडमी है आप इसमें फिर कैसे एंटर हुए? जैसे बचपन से ही मेरे पापा को उनके मोबाइल रेडियो पहले रहता था तो उसमें गाने बजते रहते थे, तो तब से ही मुझे भी ऐसे सुनने का, और उसके बाद सुनते सुनते मुझे ऐसे लगा, मैं सोचता था कि ये लोग कैसे ऐसे लिखते होंगे, जो भी गाने हैं कंपोज कैसे करते होंगे। और उसके अलावा मोहम्मद रफ़ी जी को जब भी मैं सुनता था, किशोर कुमार जी भी, और सारे तब जो भी लेजेंड थे, मुकेश जी है, लता जी, आशा जी, उन सबको सुन के फिर मुझे ऐसा लगा कि जब वे वो कैसे गाते थे, उसको सब वर्डिंग को कैसे एक्सप्रेस करते थे, तो उससे फिर धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ। तो सुनते सुनते ही म्यूज़िक, उसके अलावा जब मैंने सारेगामापा पहले आता था, जब सोनू निगम जज थे उसमें, तब मैं वो देखता था। सारेगामा या इंडियन आइडल? नहीं, सारेगामापा। उसमें सोनू निगम जज थे तब, सॉरी जज नहीं थे वो, तब एंकर थे, सॉरी माय बैड। तो तब वो जो एंकर थे, तो तब वो सारी चीज़ें देखता था, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी अभी इसी फील्ड में जाना है और आगे इसमें ही कुछ ना कुछ करना है। बट बिकॉज ऑफ मैं जैसे पोरबंदर से आ रहा हूँ, तो मुंबई से वो बहुत दूर है अभी भी। हालांकि मैं मुंबई में नहीं हूँ, और अभी तो सारी चीज़ें सीखने के बाद समझने का पता चल रहा है कि हम जहाँ पे है वहाँ से हम म्यूज़िक कर सकते हैं, तो अभी वहाँ पे जाने की कोई इच्छा भी नहीं है। तो उस वक्त मुझे म्यूज़िक सीखने का और ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद आफ्टर 10th में जामनगर गया मेरा 11th-12th करने के लिए, और तब हम ऐसे ही निकल रहे थे, तो म्यूज़िक शॉप थी, तो जर्नी स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट हो तो अच्छा है। तो मेरी जो 12th की फ़ीस थी, उससे मैंने गिटार ले लिया था। और वो आपका पहला इंस्ट्रूमेंट था? हाँ, और वो मेरा फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट था। और उसके बाद वहाँ से म्यूज़िक जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने बहुत सी जगह पे जैसे क्लासेस वगैरह देखी सीखने के लिए। उसके बाद एक आध क्लास में मैं गया भी, बट वहाँ का जामनगर में 2011 की बात कर रहा हूँ कि इतना कुछ नहीं था। तो उसके बाद मैं ढूंढते जहाँ पे सीख रहा था, उनसे पूछा कि आप कहाँ से सीखे हो, तो फिर मुझे पता चला बड़ौदा में पूरा म्यूज़िक में हम डिग्री ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और फिर वहाँ से मैं फिर 2015-16 में 2011 से सोच रहा था, और 15-16 में मैं बड़ौदा आ गया डिग्री करने के लिए। तो ऐसे मेरा यहाँ पे कोई कॉलेज चूज़ किया? हाँ, तो यहाँ पे MS में ही फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैंने पहले डिप्लोमा किया। और यहाँ पे जब आया था, तब मेरा एक विज़न पूरा अलग था कि बॉलीवुड गाने, लाइट म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें। बट उसके बाद पता चला कि यहाँ पे जो क्लासिकल सिखाते हैं और ये सारी चीज़ें, तो मैंने पहले कभी सच बोलूँ तो सुना ही नहीं था। जहाँ से मैं वहाँ आ रहा हूँ, वहाँ से है बट कम है। और उसके बाद जैसे जैसे मैंने 1-2 साल डिप्लोमा किया, तब समझ पाया कि क्लासिकल क्या है, उसमें कैसा सब चीज़ें सीख रहे, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट आया। उसके बाद मैंने सोचा अभी मैं इसमें बैचलर करूँगा, तो उसके बाद मैंने MSU में ही बैचलर स्टार्ट किया। सेम फैकल्टी में? तो फिर आपको डिप्लोमा से बैचलर्स और फिर उसके आगे आपने मास्टर्स किया? नहीं, एक्चुअली मेरा क्या था कि क्लासिकल में इतना नहीं है मेरा, सच बोलूँ तो इसलिए मैंने जितना सीखा बैचलर में, तो उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं जैसे हर एक राग जो है ना, वो कुछ सुरों से बनता है और एक पैटर्न रहती है। तो वहाँ से मैं ये सीख पाया कि मैं अगर कंपोज करूँ इन फ्यूचर, तो मैं कैसे कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें। और मेरा लाइट में ज़्यादा झुकाव है, तो इसलिए मैंने फिर, और मेरा है भी नहीं क्लासिकल में, सच बोलूँ तो ज़्यादा, तो इसलिए मैंने क्लासिकल में मास्टर आगे नहीं किया।
फिर वहाँ से आप क्लेफ्ट म्यूजिक एकेडमी कैसे आए? हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि मतलब जैसे मैं यहाँ पे डिप्लोमा और सारी चीज़ें कर रहा था, तभी मैं गिटार तो 2011 से सीख रहा था। तो उसके बाद यहाँ पे एक दो एकेडमी में सिखाता था। उसके बाद मैंने मतलब ऐसे कोलैबोरेशन करके स्टार्ट किया। उसके बाद बीच में आप सबको पता ही होगा, मतलब ऑडियंस को और आपको भी, कि बीच में कोरोना आ गया था। उसके बाद 2021 में मैंने यहाँ पे ही मेरा पूरा ये एकेडमी स्टार्ट किया, क्लेफ्ट म्यूजिक एकेडमी। कोविड के दौरान हाँ लॉकडाउन में? हाँ हाँ, जी जी। स्टूडेंट्स तो फिर उसके बाद से आना स्टार्ट हुए होंगे आपके? हाँ, बट उसमें क्या ना कि जो मैं मतलब इससे पहले जहाँ पे मैं सिखाता था, तो वहाँ पे मेरे जो स्टूडेंट्स थे उनको मैं ऑनलाइन वे से सिखाता था। और फिर मैंने सोचा कि अभी कोविड ख़त्म होते होते यहाँ पे पूरा सेटअप करके यहाँ पे ही क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फिर अभी आपको कितना टाइम हो गया क्लास स्टार्ट किए हुए? मतलब ये जो एकेडमी है, मैंने कहा ना कि मतलब 2021 में मैंने यहाँ से शुरू किया। ओके, मैं ऑलमोस्ट 5 साल हो गए। 5 साल हो गए ऑलमोस्ट। आप जब एज अ म्यूज़िक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ एंगेज होते हैं या फिर आप उनको पढ़ाते हैं या उनको सिखाते हैं, तो फिर उसमें आपके सबसे बड़े या मेजर टेक अवेज क्या होते हैं? जैसे मैं स्टूडेंट को सिखाता हूँ तो उसमें ये एक चीज़ रहती है कि पहले तो उनको म्यूज़िक समझाना कि म्यूज़िक क्या है। क्योंकि हर एक जो स्टूडेंट्स या फिर जो आते हैं, तो वो क्या ना कि ऐसे ही देख के और कहीं ना कहीं से इंस्पायर होकर आते हैं सीखने के लिए, तब उनका एक विज़न अलग रहता है। बट जब इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बैठते हैं या फिर गाना रहता है, जब मेहनत करते हैं, तब पता चलता है कि इसमें बहुत मेहनत लगती है चीज़ों में। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि मैं हर किसी स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ बताता हूँ कि डिसिप्लिन में रह के काम करना है। क्योंकि म्यूज़िक में जब कोई अच्छा करता है तो कोई कह देता है कि हाँ ये गॉड गिफ्टेड है, बट अगर आप गॉड गिफ्टेड हो फिर भी अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप रह जाओगे पीछे। तो ये एक चीज़ मैं समझाता हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़ के आप प्रैक्टिकल में ज़्यादातर इंटरेस्ट रहता है स्टूडेंट्स को। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको इफ़ यू वांट टू बी अ गुड म्यूजिशियन, तो आपको थियरी के साथ जाना पड़ेगा। क्योंकि जो थियरी ना, उससे आपको चीज़ पता चलेगी कितनी छेड़नी कितनी नहीं, कैसे चीज़ें बनती है। और उसके अलावा आप अपना खुद का क्रिएशन उसमें कैसे डाल सकते हो। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल प्लस थियरी दोनों को साथ में लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें रहती है। आपने जब प्रैक्टिकल बोला ना, तो फिर मेरे दिमाग में सबसे पहले वो बात आई कि कोई तो आता होगा गिटार सीखने जनवरी फरवरी में एंड बाय द टाइम मिड फेब कम्स वो छोड़ देता होगा क्योंकि उसका रीजन फुलफिल हो चुका है। तो ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल आते हैं। और ज़्यादातर केस में क्या रहता है कि मतलब गिटार सीखने जो आते हैं, तो उनको मैं इसमें थोड़ा इंस्पायर करना भी रहता है कि मैं ये चीज़ें मतलब इन लोगों को बता देता हूँ पहले से ही कि देखो, अगर आपको प्रॉपर करना है और प्रॉपर गाइडलाइन के साथ आपने किया, मतलब जो मैं टीचिंग मेथड बता रहा हूँ और जो टेक्निक उसको फॉलो किया, तो वो आपके लिए इजी भी हो जाएगा। और एक तो मैं स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, कोई भी सीखने आता है तो क्या आप अगल बगल में किसी के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो कितना वक्त दे रहा है, कितने समय से सीख रहा है, उसका ग्रास्पिंग अलग रहता है हर किसी का। आप एट द एंड आप अपने साथ ही जज करो कि आपने जब सीखना स्टार्ट किया था तब से लेके आगे जाके कितने महीने में आपने कितना अचीव किया है। तो आपको एक अच्छा मतलब वो मोटिवेट आप खुद कर पाओगे ये सारी चीज़ें। तो फिर ऐसा बोलना सही होगा कि आप जब भी किसी स्टूडेंट को सिखाते हो तो फिर आप उनको इंडिविजुअली ट्रीट करते हो, एज अ कलेक्टिव ग्रुप नहीं करते, क्योंकि हर एक का जैसे आपने बोला कि ग्रेस्पिंग पावर अलग होता है। जी बिल्कुल। देखो, जैसे मैं एक जो बैच में सिखाता हूँ तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 से 6 स्टूडेंट रहते हैं, और कम से कम तो जो भी अवेलेबल होगा उसको मैं सिखाऊंगा। तो उसमें क्या रहता है कि ये इंडिविजुअली में मेरा ध्यान रहता है। ज़्यादातर ग्रुप में मैं तभी सिखाता हूँ तब जब कुछ थियरी हो जो सबको बतानी हो। बाकी जो टेक्निक्स वगैरह है और जो गिटार होल्डिंग और ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ रहती है, या फिर उसमें आगे भी जाके इंटरमीडिएट तक जो भी सीखते हैं, तो उनको मैं पर्सनली, क्योंकि हर किसी का जो ज्वाइनिंग डेट है वो भी अलग है, हर किसी का ग्रास्प अलग है, और हर किसी का मतलब अंडरस्टैंडिंग अलग है कि कोई मतलब जैसे मेरे पास अलग अलग बहुत सारी मेथड से मैं सिखाता हूँ। तो आप पे कौन सी फीड बैठ रही है उससे आपको आगे लेके जाऊँगा। ओके, मैंने एक्चुअली ये चीज़ क्यों पूछी, जब मैं आपके गूगल रिव्यूज़ पढ़ रहा था, गूगल या इंटरनेट पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसमें आपके और आपके वाइफ के बारे में एक चीज़ अच्छी बोली गई थी और काफ़ी कॉमन बोला गया था कि आप लोगों में पेशेंस बहुत ज़्यादा है। जी देखो, म्यूज़िक में पेशेंस होना
वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जितना वक्त दे पाओगे उतना ही म्यूज़िक आपको देगा, आप समझ पाओगे। मेरे जो एक पहली चीज़ यही है म्यूज़िक सिखाने में कि कोई भी स्टूडेंट्स आए यहाँ पे तो वो सिर्फ सीखे ना, समझे म्यूज़िक को, क्योंकि आपने एक बार समझ लिया ना तो आपके लिए चीज़ें इजी हो जाएगी। आपको बहुत सी चीज़ें ये भी पता चलेगी कि आपको क्या करना है आगे। सारी चीज़ें समझने में ही है कि जैसे कई स्टूडेंट्स आ गए तो प्रैक्टिकल में मतलब क्या ना कि बजा बजा के इतना अच्छा हाथ हो गया, बट जब मेट्रोनोम के साथ कुछ टेक्निकल चीज़ें है उसमें बजाना या फिर उसको फील के साथ बजाना, क्योंकि देखो हर एक नोट को आप कितना ज़ोर से हिट करते हो या फिर कितना मतलब इन दो स्वर के बीच में कितना टाइम ले रहे हो गाने में, उसका टेम्पो क्या रख रहे हो, तो सारी चीज़ से एक्सप्रेस होता है म्यूज़िक। तो आप अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो। तो जैसे वोकल में भी आपने कितना भी रियाज कर लिया, ताने कर ली, लेकिन एक प्रॉपर अमाउंट में आपने अगर वो चीज़ें नहीं डाली म्यूज़िक में, गाने में, लाइट में खास करके आपने गला घूम रहे तो हर जगह पे घुमाते रहे, तो उससे तो मतलब म्यूज़िक नहीं रहेगा। वो सारी चीज़ें आपका आप दिखावा कर रहे हो, ना कि आप म्यूज़िक कर रहे हो। म्यूज़िक ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को और उससे पहले आपको पसंद आए। तो उसमें आप जब भी म्यूज़िक कर रहे हो तो आप ये ना सोचो कि मेरी चीज़ें, मेरी जो भी मुझे आ रही है वो सारी चीज़ें निकालो। आप एंजॉय करो, आप अपने आप को भूल जाओ, तब आप सामने वालों को भी एंजॉय करवा पाओगे म्यूज़िक में। तो आप अपने स्टूडेंट्स के सक्सेस या फेलियर को डिफाइन कैसे करते हो और फिर आप उस चीज़ को लेकर रिएक्ट कैसे करते हो? हाँ देखो, जैसे सक्सेस या फेलियर तो म्यूज़िक में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि देखो फेलियर इसको कह सकते हैं कि अगर आपने म्यूज़िक को छोड़ दिया, और मैं तो उसको भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि आपको अगर आगे गए छोड़ने का मतलब देखो 2-3 रीज़न से छोड़ते हैं म्यूज़िक के। एक तो आए वक्त नहीं है, तो वक्त नहीं है तो उसने स्टार्ट ही नहीं किया तो फेल कहाँ से होंगे। दूसरी चीज़, स्टार्ट करने के बाद छोड़ देते हैं कुछ रीज़न से। तो अगर या तो उनको ऐसा है कि बहुत जल्दी सीख जाए, या फिर वक्त ना देना, या फिर कभी ऐसा भी हो कि उसको जो जहाँ पे टीचर सीख रहे हैं मतलब यहाँ पे, तो उसको मेरी मेथड अच्छी ना लगे तब। तो अगर वो वक्त देंगे और समझेंगे तो उसके लिए फेलियर जैसा कुछ है ही नहीं। और जैसे मैंने अभी आजकल इंस्टाग्राम और सारी चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत अच्छे जो म्यूज़िक साधक है, तो वैसे एक उस्ताद परवेज़ खान साहब है सितार वादक, तो उसका एक वीडियो देखा था कि किसी ने मतलब ऑडियंस में से स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर इसमें गोल क्या है, अचीवमेंट क्या है, तो उन्होंने कहा था कि म्यूज़िक एक जर्नी है। मेरा जो वक्त है अभी और जो मैं कर रहा हूँ वो जस्ट आपसे थोड़ा सा आगे हूँ, और आप जहाँ पे कर रहे हो आप वहाँ पे, और इन फ्यूचर मतलब ये पूरा स्टेटमेंट ऐसा भी नहीं था शायद, बट ऐसा मैंने कुछ समझा था कि हाँ, और ये हम समझते भी कि एक जर्नी है कि जैसे आप करते जाओगे हर रोज़ अलग अलग, जैसे आप करते जाओगे तो नई नई चीज़ें पता चलती जाएगी, तो उससे आपको मतलब आप खुद मोटिवेट होते जाओगे कि हाँ ये करने से सारी चीज़ें पता चल रही है, और वही चीज़ें लेके आगे जाना है। और अगर आपको आ ही गया तो फिर आपको ऐसा लगेगा हाँ मैं सक्सेस हूँ, और एक बार सक्सेस समझ लिया वहाँ से आपका संगीत ख़त्म हो जाता है। आपने अभी जैसे अपने म्यूज़िकल जर्नी के बारे में बताया, फिर हमने आपके क्लासेस के बारे में बात की, लेकिन इनके अलावा आपके कोई ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं? अगर कमर्शियल नहीं तो फिर कोई पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आपने अब तक काम किया है? हाँ मतलब जैसे म्यूज़िक एकेडमी के अलावा मेरा खुद का एक होम स्टूडियो है, तो वहाँ पे मेरे जो ओरिजिनल गाने रहते हैं तो वही मैं वहाँ पे प्रोजेक्ट करता हूँ जो मेरे खुद के हैं। बाकी कॉमर्शियल तो मतलब एक जैसे होम स्टूडियो है तो मेरा खुद का ही है, मैं खुद के प्रोजेक्ट करता हूँ। कॉमर्शियल तो अभी मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ मतलब जो मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट है उसमें भी मैं अभी वक्त नहीं दे पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ एकेडमी। तो दोनों को साथ में लेके जाना, और आजकल क्या है कि कंपोज भी खुद करना पड़ता है, प्रोडक्शन भी करना पड़ता है, उसके बाद लिरिक्स लिखना, उसके बाद रिकॉर्डिंग करना, मिक्सिंग मास्टरिंग करना, फिर वीडियोस बनाना, तो इतने सारे प्रोसेस आपको एक या दो, मैं और प्राजक्ता है मेरी वाइफ, तो हम दोनों को साथ में मिलकर करना है। तो कॉमर्शियल तो भूल ही जाओ, हमारे हो रहे वही बड़ी बात है। अभी ऐसा आपका कोई पर्सनल प्रोजेक्ट है जो हम लोग लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं आने वाला?
हाँ मतलब अभी जैसे लास्ट साल मैं करने वाला था, लेकिन बारिश चली गई, मेरे पास वक्त नहीं था। तो इस बार भी मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर अच्छे से हो गया तो हमारा एक बारिश वाला एक गाना है जो गुजराती में है, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो आपके इस जो साल में वो आपके जो मोस्टली प्रोजेक्ट्स हैं वो सब गुजराती में हैं या फिर आपने हिंदी में भी कुछ किए हैं? हाँ देखिए, जैसे मतलब अभी तक तो मैंने ऑलरेडी मेरे एक रास था, एक गरबा था। तो वो दोनों मेरे प्रोजेक्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो मेरे खुद की, उसमें सारी चीज़ें मैंने की, प्रोडक्शन से लेके म्यूज़िक प्रोडक्शन से लेके मिक्सिंग मास्टरिंग और लिखना है सारी चीज़ें। और गाने में मैं और मेरी वाइफ प्राजक्ता, हम दोनों थे। तो अभी तक जो प्रोजेक्ट है वो गुजराती है, और उसके अलावा जो पेंडिंग प्रोजेक्ट मैंने कुछ कंपोज किया है तो वो हिंदी में भी है। तो इन फ्यूचर वो भी उसके ऊपर भी मैं काम करूँगा। अभी आपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया। आप हमें अपने स्टूडियो सेटअप के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी म्यूजिशियन की लाइफ यूजुअली इनकम्प्लीट होती है अगर उसका कोई स्टूडियो जी, जी। सेटअप ना हो। वो बात अलग है कि अगर कोई एमेचर है, किसी ने स्टार्ट किया तो छोटा होता है, जो प्रोफेशनल होता है उसका बड़ा होता है। जी, लेकिन आपका जो स्टूडियो सेटअप है, आप उसके बारे में कुछ हमें बता सकते हैं? जी देखिए, जैसे मतलब मैंने कहा कि मेरे ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट हो चुके हैं। तो उससे पहले भी मेरा एक प्रोजेक्ट था, उसको मैं नहीं गिन रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैंने बाहर से करवाया था। लेकिन उसमें मुझे ऐसे ऐसे अनुभव हुए। और उसके अलावा जो मेरा 2 गरबा मैंने बोला गुजराती है, उसमें जो फर्स्ट किया था वो जिस आदमी से मैंने करवाया था, तो मुझे थोड़ा सेटिस्फाइंग नहीं लगा। तो मैंने वहाँ से सारे स्टेम्प्स लेके दूसरे बड़ौदा में भी कांटेक्ट किया था मैंने। बट तब नवरात्रि नज़दीक थी, तो मतलब ऐसा अनुभव हुआ कि सब बिज़ी है काम करने में, पैसे देने से भी किसी को मतलब वो बिज़ी है, क्योंकि उन्होंने वो कहीं ना कहीं एंगेज थे। तो उसकी वजह से मैंने होम स्टूडियो ही मेरा कर लिया, ताकि यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूँ। तो मेरा मतलब मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2x3 का मेरा स्टूडियो है, वोकल बूथ। और उसके जस्ट बगल में मेरा एक डेस्क है जहाँ से मैं काम करता हूँ सारी चीज़ें। और उसमें कुछ इक्विपमेंट है, जैसे कंडेंसर माइक हो गया, लैपटॉप बेसिक, मतलब वो तो होना ही चाहिए। उसके अलावा स्पीकर्स है, हेडफोन है मिक्सिंग करने के लिए, ये सारी चीज़ें, ऑडियो इंटरफेस। आपका इसमें आगे प्लान क्या है अपने स्टूडियो को एक्सपेंड करने का? देखिए, अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा क्या ना कि स्टूडियो में जस्ट मेरे जो ओरिजिनल गाने हैं वो वहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, और उसको कॉमर्शियलाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो जो सेटअप है उसके साथ ही अगर आगे कुछ इक्विपमेंट में या फिर स्टूडियो में भी मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरा अभी जो वोकल बूथ है वो 2x3 का है, तो उसको आगे जाके मैं पूरा रूम को ही ट्रीट करवाना मैं सोच रहा हूँ। बट वो कब करूँगा पता नहीं, क्योंकि म्यूजिशियंस के पास पैसे कम ही रहते हैं। जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, मैं श्योर हूँ कि उनमें से ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे या जो भी जस्ट अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे होंगे, जिन्होंने अपना स्टूडियो सेटअप करना होगा। तो आप उन्हें कोई सजेशन दे सकते हैं कि वो लोग कैसे स्टार्ट करें? हाँ देखिए, जैसे स्टूडियो सेटअप करना मतलब, देखिए आपका मतलब पहले तो ये चीज़ कि आपका मतलब विज़न क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको सिर्फ प्रोडक्शन करना है तो आप लैपटॉप लेके एक अच्छे से हेडफोन लेके भी उसमें कर सकते हो। उसके अलावा मतलब जैसे मिडी कीबोर्ड्स के साथ काम करते हैं कुछ लोग, तो सबसे पहले आपके पास एक अच्छा सा लैपटॉप होना चाहिए, कम से कम 8 GB रैम उसमें होना चाहिए, और थोड़ा सा स्टोरेज होना चाहिए, जिसमें आप मतलब कितने प्रोजेक्ट करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। तो आप बेसिकली इंटरनेट पे भी डालोगे तो भी पता चल जाएगा उसके जो मतलब स्पेसिफिकेशंस क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो कंडेंसर माइक लेना पड़ेगा। अगर कंडेंसर माइक ले रहे हो तो उसके अलावा आपके साथ वो रूम ट्रीटमेंट होना चाहिए, ताकि मतलब वो इको रिवर्ब ये सारी मतलब रिवर्ब वगैरह ना आए उसमें। और उसके अलावा एक मैंने जैसे कहा हेडफोन होना चाहिए, सारी बेसिक्स चीज़ें होनी चाहिए। और उसके अलावा मेन चीज़,
आप जो भी डो यूज़ करोगे, क्योंकि म्यूज़िक का सारा जो काम है वो डो में होता है, डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। तो कोई एक अच्छा डो आपको सीखना पड़ेगा पहले तो, जिसमें आपको अच्छे से काम करना आना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला था कि मेरा जो एक वोकल बूथ है, तो ये वही वोकल बूथ है जहाँ से हम रिकॉर्डिंग करते हैं। और ये जो इसमें मतलब ये वोकल के लिए मतलब ट्रीटमेंट किया हुआ है, इसको ट्रीटेड रूम किया हुआ है। तो ये बेसिकली फॉर्म शीट है जो मतलब वॉइस एब्जॉर्प्शन का काम करती है। और उसके अलावा ये रोड का जो मतलब ये पॉट फिल्टर है उसमें, जिससे मतलब वो जो पफ ब वाली चीज़ें रिकॉर्ड ना उसके हिसाब ये इसके लिए काम करता है। और उसके अलावा ये मेरा कंडेंसर माइक है जिससे हम रिकॉर्ड करते हैं। और ये जो सेनाइज़र के बेसिक्स है रिकॉर्डिंग के लिए, जो मतलब जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें जो भी इनपुट हम सुन के मेट्रोनोम के साथ गाना या फिर ट्रैक के साथ गाना है तो पूरा इसमें हम सुन के रिकॉर्ड करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतने सारे क्वेश्चन का आंसर किया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे ऑडियंस हैं आप उनके लिए कोई कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दें, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग होंगे जिनको म्यूज़िक सीखना होगा, या ऐसे लोग होंगे जो भी पहली बार अपनी प्रोफेशन जर्नी स्टार्ट कर रहे होंगे। Okay. तो फिर आप उनको इंस्पायर करें या फिर अपना जो जितना भी एक्सपीरियंस है उसका एक समरी आप 30 सेकंड में लोगों के साथ शेयर करें। हाँ। या अगर उससे ज़्यादा समय लेना है तो भी चलेगा। अच्छा, कोई बात नहीं। तो देखिए, जैसे अगर आपको कहीं पे भी आप म्यूज़िक अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब कहीं पे भी आप सीखो, तो पहले तो आप वक्त लेके जाइए। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या ना कि ऐसा नहीं कि मतलब आपको कई लोग कह देंगे कि हाँ 6 महीने का कोर्स, ये वो, जैसे वो स्पीकिंग इंग्लिश का कोर्स रहता है 3-3 महीने का, लेकिन कोई नहीं सीख पाता। तो वो सारी चीज़ें बस आपको वहाँ पर बुला के, और इससे क्या होगा कि आप अगर वक्त लेके नहीं गए तो आपने जितना सीखा है वो भी आप छोड़ रहे हो, तो वो भी छूट ही जाएगा। जितना आपने वहाँ पे टाइम दे दिया है, 2-3-4 महीने सीखे, वो भी वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा है वक्त लेके जाओ, अच्छे से सीखो, पहले से ही प्रिपेयर रहो कि हाँ मुझे वहाँ पे करना है तो करना ही है बस। और दूसरी चीज़, जो भी टीचर्स आपको टेक्निक बताए या फिर रियाज बताए आपके अकॉर्डिंग, वो बताएंगे उसके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, तो आप उसके ऊपर काम कीजिए और करते रहिए। इन्होंने 2 चीज़ें बोली, मैं तीसरी चीज़ बोलूँगा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ऑफ कोर्स, सॉरी वो मैं भूल गया। थैंक यू सो मच सागर, और प्राजक्ता भी मैं इतने आराम से बैठे हुए इतने पेशेंस के साथ, उनको भी थैंक यू सो मच। आई एम रियली सॉरी कि हम आपका इंटरव्यू नहीं ले पाए। मैं ट्राई करूँगा कि जब भी मैं अपना ऑडियो अपग्रेड करूँ तो फिर आप दोनों का इंटरव्यू एक बार वापस से लूँ, क्योंकि आपसे मैं जब भी मिलता हूँ, जब भी बात करता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। Sure. मुझे बड़ा काम महसूस होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।